किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी आरएस को ड्रॉ करते वक्त किन रूल्स को फॉलो किया जाता है? क्या आरएस को ड्रॉ करते वक्त पैरेलल पी ऑर्बिटल या ऑर्थोगोनल पी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कंजुगेशन की अगर स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो उस मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है और रेजोनेंस के कारण ही उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। इस कारण से हम उस मॉलिक्यूल या आयन की आरएस यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की करेक्ट आरएस को ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन सभी रूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जिसकी हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की करेक्ट आरएस को ड्रॉ किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन की जब हम आरएस को ड्रॉ करते हैं उसके लिए जो भी हम कंट्रीब्यूटिंग लुईस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं ये सभी कंट्रीब्यूटिंग लुईस स्ट्रक्चर जो होती हैं ये वैलिड होनी चाहिए यानी बोनाफाइड होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो लुईस स्ट्रक्चर आपने यूज करी है उसको बनाने में कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। अगर मान लीजिए उसको बनाने में सेकंड पीरियड के एलिमेंट यूज हुए हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ये अपना कभी भी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। या तो इसमें ऑक्टेट पूरा होता है या फिर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए जो लुईस स्ट्रक्चर हमने यूज करी है उसमें बियॉन्ड सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं जैसे सल्फर और फास्फोरस, तो इनकी क्या स्पेशलिटी होती है? ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी पॉसिबल हो सकता है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से ये चेक करते हैं कि किन किन में जो हमने आरएस ड्रॉ करी है उसकी स्ट्रक्चर जो है वैलिड है या फिर उसकी स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में हमारे पास एक एनिलीनियम आयन दिया गया है। अगर इसमें नाइट्रोजन के इस पॉजिटिव चार्ज को देखूं, ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड जो है आपस में एक सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पे कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव करूं कि इसका पाई बॉन्ड जो है मैं यहाँ पे भेज दूं, अगर इस तरह से पाई बॉन्ड को मैं भेजूं तो इससे होगा क्या? इसकी एक नई स्ट्रक्चर और बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर में हमने इन दोनों बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करा है जबकि इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो तीनों एच थे जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट थे वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंजीन के इस कार्बन पे आ जाएगा। फर्स्ट लुक में मुझे ये एनिलीनियम आयन की जो आरएस है करेक्ट दिखती है। अगर मैं रूल फर्स्ट को कंसिडर करूं, इस रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपकी लुईस स्ट्रक्चर में सेकंड पीरियड के एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रोजन एटम है, तो इसकी खास बात ये होती है कि ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर। अगर मैं इस एनिलियम आयन के इस नाइट्रोजन को देखूं तो अभी इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। चूंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये हुआ इस नाइट्रोजन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है यानी इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा है। अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करता हूं तो यहां पे नाइट्रोजन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जबकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ ये जो मैंने आरएस है वो ड्रॉ करी है वो टोटली रॉन्ग है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा नाइट्रोजन पे ही प्रेजेंट रहेगा, किसी भी कंडीशन से ये बेंजीन में नहीं आ सकता। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज होगा, यानी ये हमेशा इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में हमारे पास एक फिनाइल कार्बोकेटाइन दिया गया है। अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्बोकेटाइन कहलाता है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और साथ में इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। चूंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस हिसाब से इस कार्बोकेटाइन के पास या इस कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें होने
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इस कारण से जो बेंजीन के पाई बॉन्ड है इनको मैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता हूं। अब मुझको ये देखना है क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है क्या। इसके लिए हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है। इसका मतलब यह है कि इस पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं और ऐसा करने से मैं इस फिनाइल कार्बोकेटाइन की एक आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। इस आरएस में यहां पे और यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और जैसे ही इस बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से बेंजीन के इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। तो ये फेनाइल कार्बोकेटाइन की हमारी सेकेंड आरएस होगी। और जैसे ही इस आरएस को हम ड्रॉ करेंगे, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। क्योंकि कहीं भी पाई बॉन्ड का अगर कंजुगेशन देखा जाता है तो अगर दो पाई बॉन्ड आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड हैं तो उस मॉलिक्यूल या आयन में कंजुगेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ, अब इस बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा और इससे एक आरएस को और ड्रॉ कर लूंगा। अब इस आरएस में होगा क्या कि यहां पे बॉन्ड एज इट इज आएगा और नया बॉन्ड यहां बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, यहां पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था और ऑलरेडी इसके पास 2 H अटैच थे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस बॉन्ड को मैं वापस इधर शिफ्ट कर दूंगा और इससे इसकी मैं फोर्थ आरएस को ड्रॉ कर लूंगा। फोर्थ आरएस में यहां पर डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे। ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। बॉन्ड शिफ्ट होने से बॉन्ड यहां बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे। अब इससे मैं इसकी लास्ट आरएस यानी फिफ्थ आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। उसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन आने से अब मैं इसकी 5वीं आरएस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर पाऊंगा कि इसमें दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास पहले से 2 H प्रेजेंट थे, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब खास बात यह है जो इसकी फर्स्ट आरएस और फिफ्थ आरएस है, इसमें जो बेंजीन के अंदर वाले पाई बॉन्ड है उनका रोटेशन हुआ है, इसलिए कभी भी फर्स्ट और फिफ्थ आरएस को इक्वल नहीं माना जाएगा। इसी कारण से फिनाइल कार्बोकेटाइन जो है वो टोटल इन 5 आरएस को बना सकता है। अब हम बात करते हैं इस फिनाइल कार्बोकेटाइन में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करा। चूंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास 2p ऑर्बिटल खाली होता है, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर बेंजीन के इन 3 बॉन्ड को कंसिडर करूं तो बेंजीन में या इस फिनाइल कार्बोकेटाइन में इन 3 बॉन्ड का ही कंजुगेशन होता है। चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए अपने कह सकते हैं कि इसमें तीनों पाई बॉन्ड के सब इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। यानी फिनाइल कार्बोकेटाइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस में या फिर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इसके पॉजिटिव चार्ज के रिगार्डिंग कमेंट करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इस कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से बेंजीन के अंदर माइग्रेट कर जाएगा और बेंजीन में पहले वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, वापस वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इसी तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। इन 2 एग्जांपल से मुझे एक चीज समझ में यह आ गई, कोई भी चार्ज, कोई भी बॉन्ड या फिर लोन पेयर या फ्री रेडिकल अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो मैं उसके लिए डीलोकलाइज वर्ड यूज कर सकता हूं। अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके लिए मैं हमेशा लोकलाइज वर्ड यूज करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस सिस्टम में कंजुगेशन को चेक करूं तो पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि इस सिस्टम में जो कंजुगेशन की फर्स्ट या बेसिक डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, इस कारण से इस पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से यहां शिफ्ट कर सकता हूं और जैसे ही
मैं यहां से पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा, मैं इस सिस्टम की या इस आयन की एक आरएस और ड्रॉ कर सकता हूं। इस आरएस में होगा क्या, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस ऑक्सीजन पर 2 H पहले से प्रेजेंट होंगे और एक लोन पेयर जो है वो पहले से प्रेजेंट होगा। जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा। फर्स्ट लुक में मुझे ये आरएस हो सकता है करेक्ट लग रही हो, अगर मैं फर्स्ट रूल को कंसिडर करूं, उस रूल के अकॉर्डिंग, चूंकि यहां पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पे इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसके पास इन 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर इस ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए, उसका ऑक्टेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर मैं इस आरएस की बात करूं, इस आरएस में हमने क्या करा कि इस ऑक्सीजन के साथ टोटल 4 बॉन्ड्स बना दिए। इन 4 बॉन्ड्स में अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, चूंकि इसके पास 4 बॉन्ड है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से ही आ गई और एक ही हमारे पास इसके पास एलपी है जो पहले से प्रेजेंट था। यानी इस वक्त इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है या ये लुईस स्ट्रक्चर जो है ये इनवैलिड है। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन के ऊपर है हमेशा यहीं रहेगा। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं यूज कर सकता हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है लोकलाइज है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एग्जांपल नंबर 4, इस एग्जांपल में हमारे पास फास्फोरस प्रेजेंट है। फास्फोरस जो होता है अगर कहीं भी 4 बॉन्ड बना ले तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस वक्त इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। बट रूल के अकॉर्डिंग अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास बियॉन्ड सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जैसे सल्फर और फास्फोरस, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी सर्वाइव करता है। इसका मतलब ये होगा कि इस पाई बॉन्ड को मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं और इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं। अब इस आरएस में क्या होगा कि इस बेंजीन में ये जो बॉन्ड थे ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहां पे फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके पास जो 3 H थे वो यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर इस फास्फोरस की बात करें तो यहां पे इसके पास अब 5 बॉन्ड बन जाएंगे। चूंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने मेंशन किया था कि सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो इजीली 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एकोमोडेट कर पाते हैं, यानी कि ये जो लुईस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करी है ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है। रूल नंबर 2, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जिन लुईस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर रहे हैं उन सभी लुईस स्ट्रक्चर में जो एटम इन्वॉल्व है उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिलोकेलाइजेशन होता है। यानी इसमें हमको 2 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नंबर 2 कोई भी एटम जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 5, यहां पे हमारे पास 2 केस दिए हैं, एक केस ए है, दूसरा केस हमारे पास बी है। हमको इन दोनों केस में ये देख के बताना है कि कौन सा केस इसमें रेजोनेंस का है और कौन सा केस इसमें रेजोनेंस का नहीं है। अगर मैं ए केस को देखूं तो ए केस के इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे CH3 ग्रुप था जबकि यहां पे CH2 ग्रुप हो रहा है, यहां पे O था जबकि इसमें OH बन रहा है। यानी ये स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसमें किसी भी तरीके से कोई हाइड्रोजन एटम यहां से यहां पे शिफ्ट हो। अगर हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब एक चीज मैं श्योर कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस होगा ये रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस में हमने स्टेटमेंट दी है कि एटम अपनी पोजीशन जो है वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। अब ये प्रोसेस होगा क्या, इस प्रोसेस को हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी यहां पे ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोई एटम अपनी पोजीशन को चेंज करता है इसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं और इसको हम टोटोमेरिज्म के डिटेल वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो यहां पे मेरे पास जो भी एटम प्रेजेंट थे वही एटम या ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है। यानी एक चीज तो मुझे पता लगे कि इसमें किसी भी तरीके से कोई एटम की शिफ्टिंग नहीं हो रही।
अब मुझे देखना है क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है क्या। अब इसमें यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, जबकि यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहां पे डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पे एक नया पाई बॉन्ड बन गया और यहां का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। यानी इस स्ट्रक्चर को मैं पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से या पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से बना सकता हूं। इसका मतलब ये है जो बी केस है ये रेजोनेंस का केस है, यानी ये दोनों आपस में वैलिड लुईस स्ट्रक्चर या वैलिड आरएस है। रूल नंबर 3, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो लुईस स्ट्रक्चर में एटम इन्वॉल्व है, इन सभी एटम की जो प्लेनरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई भी एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका प्लेनर होना बहुत जरूरी है, यानी उसके जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होना बहुत जरूरी है। इस कारण से उसमें प्लेनरिटी मेंटेन हो जाएगी और इसीलिए उसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, यहां पे हमारे पास ब्यूटा 1,3 डाइइन का केस दिया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें दो पाई बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, और किसी भी सिस्टम में जब दो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल होती है, यानी इसमें रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है एग्जैक्टली इसके इक्वल है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है आपस में नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इन चारों के जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और इस कारण से इनके परसेंटेज एस करेक्टर जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, और ये दोनों पाई बॉन्ड जो होंगे ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन कहलाएंगे। अब इसमें दो चीजों को ये ध्यान में रखना है, अगर कहीं भी मेरे पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो तो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं और मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल कहीं भी जनरेट नहीं हो रहा। अब इन दोनों केस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं तो इस ब्लू कलर से मैं एक आरएस को ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी इस ब्यूटाडाइइन से मैं इस तरह की एक आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से शिफ्ट हो लें। अगर रेड वाले एरो के तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो मैं इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं, जिसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी अगेन इस ब्यूटाडाइइन से मैं इस तरह की आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। अब इसमें से दोनों आरएस करेक्ट है, बट इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड में डिटेल में देखेंगे कि इसमें से आरएस हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहां पे हमारा फोकस ये है कि ब्यूटाडाइइन में इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही क्यों हुई। वो इसलिए हुई कि ब्यूटाडाइइन के पास ये जो 4 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन थे इनके p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल थे। अब यहाँ के पाई बॉन्ड को मैंने ग्रीन से हाईलाइटेड कर लिया और यहाँ के पाई बॉन्ड को मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर लिया। अब जो ग्रीन कलर के ये दोनों जो sp2 कार्बन होंगे उनके p ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से ग्रीन कलर से बना लिया, और जो येलो कलर के ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे इनके p ऑर्बिटल को हमने येलो कलर से बना लिया। अब इस ऑर्बिटल से या इस डायग्राम से मैं इजीली ये कह सकता हूं कि इस सिस्टम में जो p ऑर्बिटल थे, यानी दोनों पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल जो थे एक दूसरे के पैरेलल थे, इसी कारण से ब्यूटाडाइइन में कंजुगेशन पॉसिबल था। एग्जाम्पल नंबर 7, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ब्यूटाडाइइन का मॉलिक्यूल ही दिया गया है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल 6 के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे दो बेसिक डिफरेंस हमने करे हैं, एक सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। इन दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे एक बल्कि ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमने लगा दिए हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 2,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि यहां पे दो बल्कि ग्रुप बहुत पास में है, ऐसा होने से ये जो पूरा सिस्टम है अब प्लेनर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब ये दोनों जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होंगे एक दूसरे के साथ हिंड्रेंस करेंगे, और हिंड्रेंस करने के कारण अब पूरा सिस्टम जो है वो प्लेनर नहीं बन पाएगा, और इसमें इस तरह से ये जो बॉन्ड होगा इसमें रोटेशन हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो है नॉन प्लेनर बन जाएगा। अब अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है तो उसके जो p ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और टेक्निकली इनको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं।
अगर मॉलिक्यूल के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इसमें रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा, यानी अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ना तो आप इस साइड में कर पाओगे और ना ही पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप इस साइड में कर पाओगे, यानी कि अब इस मॉलिक्यूल के ये जो पाई बॉन्ड है एक दूसरे के साथ कंजुगेशन को शो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, इस एग्जाम्पल को हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मैं इजीली ये देख सकता हूं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहाँ का सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये मेंशन किया था कि बेंजीन की ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये हाइपोथेटिकल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। इनको हम सिर्फ इसीलिए कंसिडर करते हैं ताकि बेंजीन के मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। ये कैल्कुलस स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अलावा बेंजीन के मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, जिसमें से डिवार स्ट्रक्चर भी होती हैं। क्योंकि इनकी फिजिबिलिटी जो है बाकी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं, ये ज्यादा स्टेबल होती हैं और बेंजीन की ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकती हैं, इसलिए बेंजीन के मॉलिक्यूल में हमेशा हम इस टाइप के आरएस को कंसिडर करते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के बेस पे मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि बेंजीन में जहां डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी थे और जो सिंगल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर भी थे। इसी कारण से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमको दो अलग अलग बॉन्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले हम ये मान के चले थे कि इस मॉलिक्यूल में दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए, एक इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ये 144 पिकोमीटर का होता है, जबकि कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ये 134 पिकोमीटर का होता है। अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रही होती तो इसमें अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं तो 3 मेरे पास डबल बॉन्ड होते, यानी एक बॉन्ड लेंथ जो मेरे पास 134 पिकोमीटर आती और 3 ही मेरे पास सिंगल बॉन्ड होते तो मेरे पास इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 154 पिकोमीटर आती। बट जब बेंजीन की स्ट्रक्चर को आइसोलेट किया गया और उसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इनमें से कुछ नहीं होती। जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, अंदर के तीनों पाई बॉन्ड है, बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी बहुत तेजी से डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसके लिए इस तरह से इसमें डैश लाइन लगा दी जाती है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको मैं इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता हूं कि इसके पाई बॉन्ड जो हैं वो तेजी से डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसके बीच में हम गोला भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर होती हैं ये कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि ये मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर है। और जब इसके बॉन्ड एनालिसिस किया गया या जब इसका एक्सआरडी यानी एक्सरे लेके स्टडी की गई तो पाया गया कि इसमें दो अलग अलग कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ नहीं आई। इसमें सभी तरह के कार्बन कार्बन जो बॉन्ड थे वो सेम बॉन्ड लेंथ के थे और इनकी जो बॉन्ड लेंथ आई, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इसमें 139 पिकोमीटर आई। अब ये बॉन्ड लेंथ जो है इस बात का क्लियरली इंडिकेशन है कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम है और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर के मिक्सचर से बना है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका हाइब्रिड जो होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पाई बॉन्ड जो है वो इस तरह से डीलोकलाइज क्यों होते हैं। अगर मैं बेंजीन के ऑर्बिटल को देखूं तो बेंजीन में हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है इनके पास sp2 हाइब्रिडाइज है और सबके पास एक p ऑर्बिटल होगा। बेंजीन में ये जो p ऑर्बिटल होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसी कारण से बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब ये है कहीं भी हमारे पास अगर p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं यही कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन होती है और इसमें मॉलिक्यूल में या आयन में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। एग्जांपल नंबर 9 में हमारे पास साइक्लोओक्टाटेट्राईन यानी कोट का मॉलिक्यूल दिया गया है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बेंजीन के साथ कंपेयर करूं तो मुझे इसमें काफी सिमिलरिटी फर्स्ट लुक में दिखती है। मुझे इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट में दिखते हैं जो कि मुझे बेंजीन में दिख रहे थे। क्योंकि बेंजीन में कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होती है तो मेरे हिसाब से इसमें कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और मैं इसके पाई बॉन्ड को इस तरह से बेंजीन की तरह रोटेट करके इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करूं तो इसकी नेक्स्ट आरएस कुछ इस तरह से होगी कि इसके बॉन्ड जो हैं
अब शिफ्ट होकर इस जगह पे आ जाएंगे। अब फर्स्ट लुक में तो मुझे इन दोनों आरएस में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल का जब एक्सरे देखता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि ये मॉलिक्यूल बेंजीन की तरह प्लेनर नहीं होता। अगर सपोज ये प्लेनर होता तो बेंजीन की तरह से इसके सब कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होता वो एक दूसरे के पैरेलल होता और आसानी से इसके चारों पाई बॉन्ड जो है इस तरह से डीलोकलाइज हो जाते हैं। चूंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर होता है और टब शेप में ये अपने आप को एग्जिस्ट करता है और टब शेप में होने के कारण इसके अब जो पी ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाएंगे। कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए हमने इन दो पाई बॉन्ड को येलो कलर से हाईलाइट कर लिया है और इन दो पाई बॉन्ड को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लिया है। अगर इस मॉलिक्यूल के इस हिस्से को सपोज में ऊपर की साइड में ऐसा मानो ये उठ गया है, ऊपर की साइड में ऐसा हो जाए तो इससे कुछ इस तरह का नॉन प्लेनर टब शेप की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ के पी ऑर्बिटल को देखूं तो इस बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो मैंने इस तरह से ग्रीन कलर में बना लिए और इस बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल होंगे इस तरह से मैंने येलो कलर में बना लिए। अब मैं इजीली स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इसमें इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है और इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर होते हैं और जब ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं इसको हम ऑर्थोगोनल कंडीशन कहते हैं। यानी कि साइक्लो ऑक्टाटेट्रा इन जो मॉलिक्यूल हैं वो नॉन प्लेनर या टब शेप होने के कारण उसके जो पी ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाते हैं, इसलिए इसमें कभी भी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह प्रोसेस इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोसेस पॉसिबल होता तो बेंजीन की तरह हमको इसमें बॉन्ड लेंथ है जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट ना मिलती, बट इसमें देखा गया कि इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर आई, जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो 146 पिकोमीटर आई। अब ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग आना इस बात का इंडिकेशन है कि इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें 4 हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और 4 ही हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और इसी कारण से इसमें 2 तरह की कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड लेंथ आती है। रूल नंबर 4, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम या ग्रुप इन्वॉल्व है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयरिंग जो ग्रुप होता है उसके पास खुद के कितने भी लोन पेयर हो वो रेजोनेंस में केवल एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास 10 से लेकर 12 तक 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। इसी तरह से एग्जाम्पल 11 में ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 12 में ये क्लोरीन Cl एटम का ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि अगेन ये सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और Cl एटम के पास 3 लोन पेयर हैं। तो रूल नंबर 4 में हमने ये मेंशन करा है अगर लोन पेयर बियरिंग एटम या ग्रुप जो है कंजुगेशन में है तो उसके पास कितने भी लोन पेयर हो वो केवल एक लोन पेयर को ही कंजुगेशन में डोनेट कर सकता है, कंजुगेशन में पार्ट ले सकता है। अगर इस मॉलिक्यूल में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को मैं काउंट करूं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे और एक पाई बॉन्ड ये हो जाएगा। यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 11 की बात करूं तो यहां पे 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इस हिस्से से इन्वॉल्व हो जाएंगे और यहां से मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, मैं केवल एक लोन पेयर को ही काउंट करूंगा तो मेरे पास यहां से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां से हो गए। यानी इस मॉलिक्यूल या फिनोल में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंजुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 12 को अगर मैं देखूं तो अगेन इस हिस्से से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 लोन पेयर है बट काम का हमारा एक लोन पेयर है, तो अगेन यहां से एक मैंने ले लिया और यहां से मैंने ये ले लिया, तो टोटल इसके पास जो है अगेन
फिनोल की तरह यानी एग्जांपल 11 की तरह 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इनके पास जब एक से ज्यादा लोन पेयर थे तो भी इन्होंने केवल एक लोन पेयर को ही डोनेट क्यों करा, या इनका एक लोन पेयर ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है। इसको हम एग्जांपल नंबर 13 से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल में मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी कि मैंने इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करे तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सल्फर के पास 2 लोन पेयर थे, मैंने किसी एक को काउंट कर लिया और इसके बेस पे मैं स्टेटमेंट दे पाया कि इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। अभी कंजुगेशन कैसे होगा कि इस सल्फर का कोई एक लोन पेयर जो है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और यहां से पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा, यानी इस तरह इस फ्यूरेन से मैं एक RS को और ड्रॉ कर लूंगा। इस RS में क्या होगा कि सल्फर और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि मैंने एक लोन पेयर यूज किया है तो इसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा। क्योंकि कोई भी एटम अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बन जाएगा। अब यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हुए भी ये बाकी प्रीवियस एग्जांपल की तरह केवल एक लोन पेयर को ही रेजोनेंस में क्यों इन्वॉल्व करता है। इसका मेन रीजन है कि इसके जो p ऑर्बिटल है वो हमेशा पैरेलल कंडीशन को फॉलो नहीं करते। अगर मैं फ्यूरेन के p ऑर्बिटल का डायग्राम देखूं तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से p ऑर्बिटल बनाए हुए हैं वो इस फ्यूरेन के ये 4 कार्बन के p ऑर्बिटल हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अगर मैं सल्फर की बात करूं, चूंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर को मैंने मान लिया ब्लू कलर वाले p ऑर्बिटल में है और एक लोन पेयर को मैंने मान लिया वो ग्रीन कलर वाले इस p ऑर्बिटल में है। ये जो ब्लू कलर वाला होगा ये इसका p ऑर्बिटल होगा और ये इसका 3p ऑर्बिटल होगा, जबकि ये ग्रीन कलर वाला इसका sp2 ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि चूंकि इसमें ये ब्लैक कलर का p ऑर्बिटल जो कार्बन का था और सल्फर का ये ब्लू कलर का p ऑर्बिटल केवल यही पैरेलल कंडीशन को फॉलो करते हैं, जबकि ये कार्बन का ब्लैक कलर का p ऑर्बिटल और सल्फर का ये sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल यानी ऑर्थोगोनल p ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में होंगे वो तो लोकलाइज हो जाएंगे, यानी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें पैरेलल ऑर्बिटल में होंगे वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और वही इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होंगे। इसी कारण से किसी भी एटम पर जब एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसमें केवल एक लोन पेयर ही अपने पैरेलल p ऑर्बिटल को उस सिस्टम के p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल रख पाता है और इसी कारण से उसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। रूल नंबर 5, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कहीं भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन है, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं बट हमको उसमें केवल एक पाई बॉन्ड को ही इन्वॉल्व करना है, यानी उसमें एक पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझने के लिए सबसे पहले हम इथाइन यानी एसिटिलीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ कार्बन के ही p ऑर्बिटल को कंसिडर करा है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को हमने यहाँ पे शो नहीं करा है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि ट्रिपल बॉन्ड के ये जो दोनों कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इंडिविजुअली इनके पास 2 p ऑर्बिटल रहे होंगे। एक p ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रखा है, ये हमारे पास py ऑर्बिटल है। इसी तरह इंडिविजुअल कार्बन पे हमने एक p ऑर्बिटल को ब्लू कलर से शो कर रखा है, क्योंकि ग्रीन वाला ऑर्बिटल इस ग्रीन वाले ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है और पैरेलल ऑर्बिटल ही रेजोनेंस में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर py और py के बीच में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह ब्लू कलर वाले ये जो pz ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए pz और pz में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्काइन के जो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा ऑर्थोगोनल या राइट एंगल पे होते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एग्जांपल नंबर 14 से बहुत आसानी से समझ सकता हूं। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड जो है आपस में एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी ये पूरा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है। तो अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम है तो इसका जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड होगा उसमें हमको किसी एक पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करना है। अगर इस मॉलिक्यूल में मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करूं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो इस साइड होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड क्यों हुई है? क्योंकि यहां पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, और हमको ये पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइज होने के कारण जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके परसेंटेज s करेक्टर जो होंगे वो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज से ज्यादा होंगे, और परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जो पाए जाने की संभावना या पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के एस ऑर्बिटल में पाए जाने की संभावना ज्यादा है। चूंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी ट्रिपल बॉन्ड की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो हमको इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट होंगे और इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करूं तो इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इन दोनों कार्बन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल की मैं इस आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के अगर पी ऑर्बिटल को देखें तो इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न रहा होगा। अगर मैं इतने से हिस्से को कंसिडर करूं तो इस हिस्से में अभी जैसा हमने इथाइन के मॉलिक्यूल में पी ऑर्बिटल को समझा था ये उस तरह से शो हो रहे हैं, और इस हिस्से में ये जो दोनों कार्बन हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो इनके p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से रहे होंगे। अब पूरे इस डायग्राम को देख के मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इस डबल बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल है वो एट ए टाइम इनके किसी एक के साथ ही पैरेलल रह सकते हैं। जैसे इस तरह के अरेंजमेंट में ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इनका ब्लैक कलर का जो p ऑर्बिटल है वो ट्रिपल बॉन्ड के इस येलो कलर वाले के साथ पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण ही ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगा। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड का ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल इस कार्बन के ब्लैक वाले p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जो होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड का आपको एक पाई बॉन्ड ही यूज करना है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक पाई बॉन्ड यहां पे है, दो पाई बॉन्ड इसके पास है। इस मॉलिक्यूल में टोटल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। बट मैं अगर क्वेश्चन करूं कि इसमें से कितने पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो रहा है तो आंसर आएगा इसमें केवल 4 पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड हमने यहां से पकड़ लिया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 2 पाई बॉन्ड थे, काम का हमारे एक पाई बॉन्ड रहा, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। एग्जाम्पल नंबर 15, यहां पे हमारे पास 2 तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हमने ए और बी माना है। इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं जो कंजुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको सावधानी ये रखनी है अगर ये ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इससे हमको केवल एक पाई बॉन्ड यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो अगर मैं देखूं ये पूरा सिस्टम जो है कंजुगेटेड सिस्टम है, यानी इसके सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपस में एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। इसी तरह ये जो दोनों ट्रिपल बॉन्ड है ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो बस सावधानी इतनी रखनी है इस हिस्से से आपको केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहां पे 2 4 6 यहां से पकड़ लोगे आप 2 तो 8 हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 10 और यहां से 2 पकड़ लोगे आपके पास हो जाएंगे 12। यानी इस मॉलिक्यूल में जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
अगर बी एग्जांपल को देखूं तो यहां पे मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इससे मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। रूल नंबर 6, इस रूल के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और उसके किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फिर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में उसमें केवल पाई बॉन्ड जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहां पर हमारे पास 4 कंडीशन दी गई है जिसमें सभी में पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होने के साथ साथ इनके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर प्रेजेंट है। तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग अगर पाई बॉन्ड के कंजुगेशन के साथ ये कंडीशन मैच हो रही है तो ऐसे मॉलिक्यूल में केवल पाई बॉन्ड का ही कंजुगेशन होता है। जैसे यहां पे हमारे पास 16 नंबर एग्जांपल का ये जो 4th केस है पाइरिडिन का केस है। अगर मैं इस पाइरिडिन को कंसिडर करूं तो इसका कुछ पी ऑर्बिटल इस तरह का रहा होगा। यहां पे हमने जो 5 ग्रीन कलर के पी ऑर्बिटल बनाए हैं वो इस पाइरिडिन के ये जो 5 कार्बन होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं उनका पी ऑर्बिटल होगा। क्योंकि नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो इस ब्लू कलर वाले पी ऑर्बिटल में होगा जो कि sp2 होगा। अब मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन का ये जो लोन पेयर है ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर होने के कारण ही ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट नहीं कर सकता या इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फिर इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन किस तरह से होगा? इस मॉलिक्यूल में अंदर वाले 3 पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ये जो हिस्सा है इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस बॉन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए और ऐसा करते ही इस पाइरिडिन मॉलिक्यूल की मैं एक RS को ड्रॉ कर पाऊंगा। इस RS में ये दोनों बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस नाइट्रोजन पर पहले से एक लोन पेयर प्रेजेंट था, अब यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ध्यान में ये रखना है कि जैसे इस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट करोगे ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हो सकता है, पूरे सिस्टम के साथ कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसी तरह से अब इस RS से मैं बाकी RS भी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। रूल नंबर 7, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई RS है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल की सभी RS में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सेम रहनी चाहिए। इसी तरह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या भी सेम रहनी चाहिए। बॉन्ड की संख्या उसमें डिफरेंट हो सकती है। अब इस रूल नंबर 7 को हम इन 2 एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 17 में यहां पे कार्बन के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी कि ये कार्बन फ्री रेडिकल है। अगर इस कार्बन फ्री रेडिकल में इस कार्बन के बॉन्डिंग पैटर्न की बात करूं तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना रखा है और 2 बॉन्ड इस 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। चूंकि इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिस्से में इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। यानी कार्बोकेटाइन की तरह ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकेटाइन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। अगर सपोज यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता, जैसा कि हमने एग्जांपल में डील किया था, तो हमने क्या किया था, इस पाई बॉन्ड को पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, तो पाई बॉन्ड में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम पूरा का पूरा इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। बट इस एग्जांपल में यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल है जिसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको होमोलैटिकली क्लीवेज करेंगे। अब होमोलैटिकली क्लीवेज करने का मतलब ये है कि इस पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से तोड़ूंगा, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनका इक्वली बंटवारा कर दूंगा। यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा और इसी तरह इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे खास बात यह है, कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो हम इस तरह का एरो यूज करते हैं और कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो हम इस तरह का एरो यूज करते हैं जिसको हम हाफ हुक एरो कहते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को होमोलैटिकली क्लीवेज करा है, इस कार्बन पे इस वाले एरो के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कार्बन पे इस वाले एरो के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन आपस में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करूं तो होगा क्या, इसके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करके अगर मैं पूछूं क्या ये आपस में आरएस है क्या, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। यहां पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और रूल नंबर 7 ये बोलता है कि किसी भी आरएस में आपके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उस मॉलिक्यूल की सभी आरएस में उनकी संख्या कांस्टेंट या निश्चित रहनी चाहिए, उनकी संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब इसी पैटर्न को हम एग्जांपल नंबर 18 में ऑपरेट करके देखते हैं। यहां पे हमारे पास दो पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। ये दोनों पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। अगर मान लो इन दोनों पाई बॉन्ड को मैं होमोलिटिकली क्लीवेज करूं और फर्स्ट पाई बॉन्ड को अपने ऐसा समझ लें, ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और इसी तरह से जो दूसरा पाई बॉन्ड है इसको भी अगर होमोलिटिकली क्लीवेज करें तो ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया होगा वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर नया बॉन्ड बना ले तो इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इन कार्बन जो टर्मिनस पे हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो फर्स्ट लुक में तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं लगती क्योंकि इसी तरह से बॉन्ड मैंने इस एग्जांपल नंबर 17 में ब्रेक करे थे। बट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो यहां पे मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और रूल ये कहता है कि अगर किसी आरएस में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी सभी आरएस में मेंटेन रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल 17 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो इसमें भी हमको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। बट एग्जांपल नंबर 18 में इसके पास तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे जबकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमने प्रोसेस करा है ये किसी भी तरह से रेजोनेंस नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में किसी भी तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। रूल नंबर 8, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई आरएस है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ चार्ज हैं वो चार्ज हमेशा सेम रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 19, इस एग्जांपल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल या आयन की आरएस दी गई है और इससे दूसरी आरएस बनाई गई है। ये दूसरी आरएस कैसे बनी होगी, जब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से यहां शिफ्ट हुआ होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां शिफ्ट हो जाएगा जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आरएस है क्या, तो इसका आंसर आएगा हाँ ये आपस में आरएस है। अभी आपस में आरएस क्यों है, क्योंकि इस आरएस में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था और इस आरएस में अगेन हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। भले ही इसमें एटम डिफरेंट हो गए हैं बट रूल 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी आरएस में जो भी चार्ज का नंबर है वही चार्ज का नंबर उसकी सभी आरएस में रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 20, इस एग्जांपल में हमारे पास ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल दिया गया है जिसको इसी वीडियो में हमने यूज किया था। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं ये तभी बन सकती हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट कुछ इस तरह से हुई होगी जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि एग्जांपल नंबर 20 की ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आरएस है क्या, तो इसका आंसर आएगा हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आरएस है। अभी आपस में आरएस क्यों है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें कहीं भी चार्ज नहीं है यानी कि इसका नेट चार्ज 0 है और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है यानी कि अगेन इसमें नेट चार्ज जो है 0 है। तो रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग जितना भी उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो उतना उसकी हर आरएस में रहना चाहिए। अब बात करते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के टाइप्स की। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 टाइप्स की होती हैं, एक को हम इक्विवेलेंट आरएस कहते हैं और दूसरी को हम नॉन इक्विवेलेंट आरएस कहते हैं। अब इक्विवेलेंट आरएस और नॉन इक्विवेलेंट आरएस को जानना क्यों जरूरी होता है
पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कि जो आरएस होती हैं उनके कंट्रीब्यूशन से ही मॉलिक्यूलर आयन की रियल स्ट्रक्चर आरएच की फॉर्मेशन होती है, और जो आरएस जितना ज्यादा स्टेबल होती हैं वो उस आरएच को बनाने में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं, और इसी कारण से हम कहते हैं कि उसकी जो रियल स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड होती है, उसमें सभी आरएस की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आरएस आपस में इक्वल स्टेबल है तो वो उस आरएच को बनाने में इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर आरएस की स्टेबिलिटी डिफरेंट है तो वो आरएस अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आरएच को बनाने में कंट्रीब्यूशन करेगी। तो कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आरएस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो आरएच को बनाने में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी उस आरएच या रियल मॉलिक्यूल के उतने ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट आरएस की। इक्विवेलेंट आरएस के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोक्सिलेट का मॉलिक्यूल दिया गया है जिसको हमने ए मान लिया है। अगर इसके नेगेटिव चार्ज को मैं देखूं, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को मैं इस तरह से मूव कर सकता हूं, और मूव करके मैं इसकी एक आरएस और ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस आरएस को मैं बी मान लेता हूं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमको ये देखना है क्या ये आपस में इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना कि इस आरएस में जो भी बॉन्ड या एटम प्रेजेंट थे या जो भी चार्ज प्रेजेंट था, वही बॉन्ड वही एटम इस आरएस में भी प्रेजेंट थे। जैसे एक नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन थे तो अगेन दो ऑक्सीजन है, एक आर ग्रुप था, आर ग्रुप यहां भी है, एक डबल बॉन्ड था तो एक डबल बॉन्ड यहां भी है। तो जो चीजें इसमें प्रेजेंट थी वो ही इसमें प्रेजेंट थी, मगर वो चीजें जिसके साथ अटैच थी वो इसमें डिफरेंट हो गई। जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे था जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, इसलिए ये दोनों आपस में आइडेंटिकल ना होकर इक्विवेलेंट होगी। अब जो इक्विवेलेंट आरएस होती हैं उनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होती है, यानी कि अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ए और बी की बिल्कुल सेम होगी। अब इनकी स्टेबिलिटी इक्वल होने के कारण जब इनका आरएच बनाएंगे उस आरएच में ये दोनों अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन करेंगी। अब हम बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की। अब नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए हम ऐसा देखते हैं कि ये जो O नेगेटिव है ये इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिया गया है, यानी हमारे पास एक फिनोक्साइड आयन दिया गया है। जब फिनोल के H को हम रिमूव कर लेते हैं तो उसके O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी इस फिनोक्साइड आयन का ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां शिफ्ट करेंगे ये बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहां आ जाएगा। तो इस फिनोक्साइड आयन की मैं एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस आरएस में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब खास बात हमको ये देखनी है क्या ये इक्विवेलेंट आरएस है या फिर नॉन इक्विवेलेंट आरएस है। बेसिकली आप ये देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया था, इसके पास O नेगेटिव था, ठीक है, और इस आरएस की मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे इस आरएस में O नेगेटिव से C नेगेटिव मिल गया है, जबकि जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इसमें हमारे पास O नेगेटिव था जिससे शिफ्टिंग के बाद अगेन मुझे O नेगेटिव मिला। यानी जब सेम चार्ज सेम एटम पे डीलोकलाइज हो तो वो इक्विवेलेंट आरएस कहलाएगी, जब सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे डीलोकलाइज हो तो वो नॉन इक्विवेलेंट आरएस कहलाएगी। अब इन दोनों आरएस में कौन ज्यादा स्टेबल है इसको तो हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी कभी भी सेम नहीं आ सकती क्योंकि चार्ज जो है वो डिफरेंट एटम पे प्रेजेंट है, जबकि यहां पे इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। इसका मतलब ये हुआ अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं है तो इनका आरएच बनते वक्त कंट्रीब्यूशन भी अलग होगा। अब किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम आरएच की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड करते हैं उसको समझेंगे। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि किसी मॉलिक्यूल या आयन की आरएस को ड्रॉ करते वक्त किन किन रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम उस मॉलिक्यूल या आयन की करेक्ट आरएस को ड्रॉ कर सकें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।